अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास बेटे ओपन योर बायोलॉजी बुक। अपनी बुक का पेज नंबर 32 आप लोग ओपन करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आज हम स्टार्ट करेंगे बेटे। हमने ब्लड वेजल्स जो हैं वो कंप्लीट कर ली थी। आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज मैंने आपको डिटेल में पढ़ाई थी। आज हम यही देखेंगे कि हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी आर्टरीज प्रेजेंट हैं, कौन कौन सी वेन्स प्रेजेंट हैं। जो टॉपिक बेटे आज हमने पढ़ना है डैट इज़ आर्ट्रियल एंड वीनस सिस्टम। देयर आर टू टाइप ऑफ सिस्टम, एक है आपके पास आर्ट्रियल और एक आपके पास है वीनस। आर्ट्रियल सिस्टम में हम तमाम की तमाम आर्टरीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह आर्टरीज़ जो हैं और कौन कौन सी आर्टरीज़ हैं जो बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट कर रही हैं। उसके बाद हम वीनस सिस्टम को स्टडी करेंगे। वीनस सिस्टम में हम डिफरेंट टाइप की वेन्स और उनकी जो वर्किंग है वो सारी जो है वो स्टडी करेंगे। टॉपिक हमारा है 3.4 arterial and venous system। नंबर 1 arterial system। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं साथ साथ आपको इसको एक्सप्लेन करूंगी। Arteries of pulmonary circulation। A large artery called pulmonary trunk carries deoxygenated blood from right ventricle. It branches into two smaller pulmonary artery. Each artery supply blood to each lung। नेक्स्ट पेज पे आए। Arteries of systemic circulation। Oxygenated blood is pumped from left ventricle into aorta. It forms arteries which supply blood to head, shoulder and arm. Aorta passes through the thorax and becomes dorsal aorta. It makes many arteries that supply blood to all parts of the low region. For example, hepatic artery supply blood to liver and renal artery supply blood to kidneys. Aorta divide and make two femoral arteries which supply blood to legs। बेटे अभी जो टॉपिक मैंने रीड किया डैट इज़ आर्टीरियल सिस्टम। आर्टीरियल सिस्टम में हमने डिफरेंट टाइप की आर्टरीज़ के बारे में जो है वो पढ़ना है। आपको मैंने बताया था कि हमने पूरी की पूरी जो हमारी बॉडी की सर्कुलेशन है इसको हमने दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया था। एक हमने कहा था पल्मोनरी सर्कुलेशन और एक को हमने क्या कहा था, सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो बेटे ये दोनों टाइप सर्कुलेशन की हम यहाँ पे भी स्टडी करेंगे। हम पढ़ेंगे आर्ट्रियल सिस्टम। आर्ट्रियल सिस्टम से क्या मुराद है, आर्टरीज, द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड थ्रू आर्टरीज। ठीक है, आर्टरीज के जरिए जो ब्लड की सर्कुलेशन हो रही है उसको कंबाइनली हम जिस सिस्टम में पढ़ते हैं डैट इज़ नोन एज आर्ट्रियल सिस्टम। सबसे पहले इसमें हमने यानी कि आर्टियल सिस्टम जो है इसको दो फेजेस में हमने डिवाइड किया। एक है आर्टरीज ऑफ पल्मोनरी सर्कुलेशन और एक होती हैं आर्टरीज ऑफ सिस्टमिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन में हम कौन सी आर्टरीज को पढ़ेंगे बेटे, मैंने आपको पहले भी बताया था जब हमने हार्ट की सर्कुलेशन पढ़ी थी तो पल्मोनरी वर्ड जो है वो हम यूज़ करते हैं फॉर लंग्स। ठीक है, और ये भी हम पढ़ के आ चुके हैं कि हमारी बॉडी की तमाम आर्टरी जो हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। सिर्फ एक आर्टरी ऐसी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड करती है, डैट इज़ नोन एज पल्मोनरी आर्टरी। तो यही जिक्र अब भी हमने इधर किया। हमने क्या पढ़ा कि जो आर्टरीज़ हैं बेटे पल्मोनरी सर्कुलेशन की वो कौन सी हैं। सबसे पहले क्या है कि एक लार्ज आर्टरी जो है वो निकलती है कहाँ से बेटे, राइट वेंट्रिकल से। आपको पता है ना सारा का सारा बॉडी का ब्लड जो है वो राइट आर्ट्रियम में आता था। राइट आर्ट्रियम से सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हमारे राइट वेंट्रिकल में जाता था और राइट वेंट्रिकल से सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए बेटे कहाँ जाएगा, लंग्स में जाएगा। अच्छा, अब जैसे ही वेंट्रिकल से आर्टरी निकलती है ना तो वो एक आर्टरी होती है और एक बड़ी सी आर्टरी होती है, लार्ज आर्टरी होती है, उसको हम लोग कहते हैं पल्मोनरी ट्रंक कहते हैं। वो कौन सा ब्लड कैरी करती है बेटे, वो कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और उसके बाद यही जो पल्मोनरी ट्रंक है यानी कि जो लार्ज आर्टरी है ये दो आर्टरीज में डिवाइड हो जाती है। एक आर्टरी एक लंग की तरफ चली जाएगी यानी कि राइट लंग की तरफ, और दूसरी आर्टरी जो है वो लेफ्ट लंग की तरफ चली जाएगी। यानी कि ये जो ऑक्सीजनेशन का प्रोसेस होता है बेटे ये दोनों लंग्स के अंदर हो रहा होता है। ठीक है, राइट लंग के अंदर भी, लेफ्ट लंग के अंदर भी। इसलिए ये जो पल्मोनरी आर्टरी है ये आगे फर्दर दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगी। एक पल्मोनरी आर्टरी जो है वो राइट लंग में चली जाएगी, एक पल्मोनरी आर्टरी जो है वो लेफ्ट लंग में चली जाएगी। और ये क्यों वहाँ पे जाते हैं, फॉर द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीजनेशन। और ये जो पूरा एक सर्कुलेशन हुई है इस सर्कुलेशन को हम लोग क्या कहते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। और ये हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया आर्टरीज ऑफ
पल्मोनरी सर्कुलेशन। अगर आप अगले पेज पे जाओ, जो सेकंड सर्कुलेशन है आर्टरीज की, डेट इज़ नोन एज सिस्टमिक सर्कुलेशन की हम पढ़ेंगे। यानी कि सेकंड सर्कुलेशन क्या होगी? सिस्टमिक सर्कुलेशन, आर्टरीज ऑफ सिस्टमिक सर्कुलेशन हम यहाँ पे पढ़ना है। आपको पता है, देखो अब सारा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो था वो कहाँ गया था? वो गया था लंग्स में। जब उनकी ऑक्सीजनेशन हो जाती है तो वो सारा का सारा ब्लड वापस आ जाता है हार्ट में। अब हार्ट के लेफ्ट साइड पे जो ब्लड आ गया वो कौन सा था? वो था ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेफ्ट आर्ट्रियम से सारा ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से सारा का सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी बॉडी की सबसे बड़ी आर्टरी डेट इज़ नोन एज ओटा, उसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो ओटा है बेटे, ये ओटा आगे फर्दर इसकी ब्रांचेस बनती हैं और ये बहुत सारी आर्टरीज़ में डिवाइड हो जाता है। कुछ आर्टरीज़ जो हैं वो ओटा से निकलती हैं और आपके हेड को ब्लड पहुंचाती हैं। कुछ आर्टरी जो हैं वो शोल्डर को ब्लड देंगी, कुछ आर्टरी जो हैं वो आर्म्स को ब्लड देंगी, हमारे पूरे बाजुओं को। इसके अलावा ओटा जो है वो थॉरिक्स में से गुजरती है। जब वो, यानी कि ओटा जब हमारे थॉरिक्स रीजन में से गुजरती है ना, तो तब उसको हम लोग क्या कहते हैं? तब हम उसको कहते हैं डोर्सल ओटा। डोर्सल ओटा अगेन जो है बेटे वो बहुत सारी आर्टरीज में डिवाइड हो जाता है, जो बॉडी के लोअर रीजन को फिर आगे ब्लड सप्लाई करते हैं। जैसे कि सपोज आपको एक आर्टरी का नाम दिया है हेपेटिक आर्टरी, एक होती है हेपेटिक आर्टरी, किसको ब्लड देगी? लिवर को देगी। इसी तरह आगे ब्रांचिंग इसकी होती रहती है आर्टरीज की। एक आर्टरी है डेट इज़ नोन एज रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी जो है वो किडनी को ब्लड सप्लाई करती है। इसके बाद आर्टरीज की फर्दर ब्रांचिंग होती जाएगी, हमारी दोनों लेग्स में आर्टरी जो हैं वो जाएंगी, उनको हम लोग क्या कहेंगे? फीमोरल आर्टरीज कहेंगे, जो कि हमारी लेग्स को ब्लड सप्लाई करेंगी। तो हमने क्या पढ़ लिया यहाँ पे? हमने पढ़ा आर्टरियल सिस्टम। आर्टरियल सिस्टम में हमने क्या पढ़ना है? आर्टरीज पढ़नी है। ठीक है, आर्टरीज के ज़रिए जो ब्लड बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है उसको हमने दो फेजेस में डिवाइड किया। एक हमने पढ़ ली आर्टरीज ऑफ पल्मोनरी सर्कुलेशन और एक हमने क्या पढ़ ली? आर्टरीज ऑफ सिस्टमिक सर्कुलेशन। ठीक है, और यहाँ पे डिफरेंट टाइप की आर्टरीज के नेम्स हैं और वो किस किस ऑर्गन को ब्लड सप्लाई कर रही हैं वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, इसलिए आपने इसको अच्छी तरह से याद रखना है। अंडरलाइन कर लो। रीनल किसको ब्लड सप्लाई करती है? किडनी को। फीमोरल किसको करती है? लेग्स को। हेपेटिक किसको करती है? लिवर को। ठीक है, और इसी तरह ओर्टा जो है वो थॉरिक्स से पास जब होती है तो उसका क्या नाम हो जाता है? डोर्सल ओर्टा। क्लियर। अब हम सेकंड सिस्टम पढ़ेंगे, डैट इज नोन एज वीनस सिस्टम। क्या कहते हैं उसको बेटे? वीनस सिस्टम कहते हैं। वीनस मीन वेन्स। वेन्स का जो पूरा सिस्टम है ना, जो वेन्स की पूरी एक ब्रांचिंग है हमारी बॉडी में हुई, किस तरह से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कैरी होगा वेन्स के ज़रिए और दोबारा से हार्ट में पहुंचेगा, ये पूरा सिस्टम जो है डैट इज़ नोन एज वीनस सिस्टम। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। Venous system. Veins of pulmonary circulation. Two pulmonary veins carries oxygenated blood from lung to the left atrium of heart. Veins of systemic circulation. Two major veins, superior vena cava and inferior vena cava, carry deoxygenated blood from body to right atrium. The superior vena cava is made by joining of veins from head, shoulder, and arms. The inferior vena cava is made of many veins from lower part of from parts of the lower region. For example, two femoral veins from legs empty into inferior vena cava. Renal veins carry blood from kidneys. The hepatic portal vein carry blood from alimentary canal to the liver. From liver, hepatic vein carries blood to the inferior vena cava. अब हमने क्या पढ़ा? पहले हमने पढ़ा था बेटे आर्टरियल सिस्टम, अब हम पढ़े हैं वीनस सिस्टम। वीनस सिस्टम में हमने सारी क्या पढ़नी है? वेन्स पढ़नी है। वीनस सिस्टम को अगेन हम दो फेजेस में डिवाइड करते हैं। एक है वेन्स ऑफ पल्मोनरी ट्रंक, एक है वेन्स ऑफ सिस्टमिक सर्कुलेशन। पहले हम पढ़ेंगे वेन्स ऑफ पल्मोनरी सर्कुलेशन। इनको ऑलरेडी हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जब लंग्स के अंदर ब्लड की ऑक्सीजनेशन हो जाती है तो सारा का सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है बेटे वो पल्मोनरी वेन के ज़रिए हमारी जो हार्ट है उसके लेफ़्ट चैम्बर में आ जाता है, यानी कि लेफ़्ट आर्ट्रियम में सारा का सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आ रहा है? लंग्स से आ रहा है। किसके ज़रिए आ रहा है? पल्मोनरी वेन्स के ज़रिए आ रहा है, यानी कि राइट लंग में भी पल्मोनरी वेन के ज़रिए, लेफ़्ट लंग में भी पल्मोनरी वेन के ज़रिए। और ये ब्लड जो ऑक्सीजनेटेड हो चुका है ये अब कहाँ आ जाएगा बेटे? हमारे हार्ट के लेफ़्ट आर्ट्रियम में। एंड दिस इज़ नोन एज वेन्स ऑफ पल्मोनरी सर्कुलेशन। और इन वेन्स को हम लोग क्या कहते हैं? पल्मोनरी वेन कहते हैं। वो वेन जो
लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती हैं हार्ट की तरफ, ठीक है। हमारी बॉडी की तमाम वेन जो हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं सवाए एक वेन के, डैट इज़ नोन एज पल्मोनरी वेन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वेन ऑफ सिस्टमिक सर्कुलेशन, दो मेजर वेन्स, ठीक है। जब सर्कुलेशन हमने पढ़ी थी तब भी मैंने आपको पढ़ाई थी। एक का नाम क्या है, सुपीरियर वेना कैवा, एक का नाम क्या है बेटे, इंफीरियर वेना कैवा। सुपीरियर, ये दो सबसे बड़ी वेन्स हैं हमारी बॉडी की, ठीक है। सुपीरियर वेना कैवा क्या करती है बेटे, बहुत सारी वेन जो हमारी बॉडी के अपर पार्ट्स हैं जैसे कि हेड है, शोल्डर है और आर्म है, इन सब की वेन्स जो हैं वो कंबाइन होके क्या बना लेती हैं, सुपीरियर वेना कैवा बना लेती हैं। इसी तरह हमारी बॉडी के जो लोअर पार्ट्स हैं जैसे कि बेटे लेग्स है, किडनीज़ हैं, ठीक है, लिवर है, एलिमेंट्री कैनाल है, इन सब की वेन्स कंबाइन होके क्या बना लेंगी, इंफीरियर वेना कैवा बना लेंगी। दो, अब ये फीमोरल हम वेन्स, उधर भी हमने पढ़ा था फीमोरल आर्टरी। फीमोरल का मतलब है लेग्स में से जो वेन्स आ रही हैं, फीमोरल वेन फ्रॉम लेग्स। रीनल किसके लिए नाम होता है, किडनी के लिए। तो रीनल वेन कौन सी आएगी, जो किडनी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है। हेपेटिक पोर्टल वेन, हेपेटिक पोर्टल वेन जो है वो ब्लड कैरी करती है फ्रॉम एलिमेंट्री कैनाल, यानी कि जो आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम हमने पढ़ा था ना वहाँ से। और अगर यहाँ पे पोर्टल ना हो, सिर्फ हेपेटिक हो, तो उसका मतलब क्या होगा कि हेपेटिक वेन क्या होती है बेटे, ये वो वेन है जो कि लिवर से ब्लड कैरी करेगी, ठीक है। तो ये डिफरेंट वेन्स के नाम है, ये नेम्स आपको याद होने चाहिए। ये कहाँ से ब्लड कैरी करती हैं ये भी आपको पता नहीं चाहिए। हेपेटिक फॉर लिवर, रीनल फॉर किडनी, ठीक है, हेपेटिक पोर्टल फॉर एलिमेंट्री कैनाल, फीमोरल फ्रॉम लेग्स। ये तमाम की तमाम वेन जो हैं ये अपने रिस्पेक्टेड ऑर्गन जो हैं उनसे ये ब्लड कैरी करेंगी और कैरी करने के बाद ये सारी कंबाइन होके कहाँ चली जाएंगी, ये कंबाइन होके इंफीरियर वेना कैवा में इकट्ठी हो जाती हैं, ठीक है। और फिर इंफीरियर वेना कैवा जो है वो ब्लड जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ लेके जाएगा, लंग्स में लेके जाएगा। इज डेट क्लियर। तो यहाँ पे हमने दोनों सिस्टम जो है वो डिटेल से पढ़ लिए। एक हमने क्या पढ़ा, आर्ट्रियल सिस्टम पढ़ा, और एक हमने क्या पढ़ा, वीनस सिस्टम पढ़ा, ठीक है। आपके पेपर में इन पे नोट्स भी आ सकते हैं और ये भी आ सकता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वीनस सिस्टम एंड आर्ट्रियल सिस्टम। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। आर्ट्रियल सिस्टम में हम आर्टरीज के बारे में पढ़ते हैं, वीनस सिस्टम में हम वेन्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। और वीनस सिस्टम में तमाम की तमाम जो वेन्स हैं वो कौन सा ब्लड कैरी कर रही हैं, डीऑक्सीजनेटेड, एक्सेप्ट वन वेन दैट इज़ पल्मोनरी वेन। इसी तरह आर्ट्रियल सिस्टम में तमाम की तमाम आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं एक्सेप्ट वन आर्टरी दैट इज़ पल्मोनरी आर्टरी। अच्छा, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, उसको भी पढ़ लेते हैं। वेन्स आर ब्लू लुकिंग बट द ब्लड इनसाइड इज़ एक्चुअली डार्क रेड। वेन्स को अगर आप लोग अपनी बॉडी में देखने की कोशिश करो तो आपको वेन जो हैं वो ब्लू कलर की लगती हैं, नज़र आती हैं, लेकिन एक्चुअली जो ब्लड इनके अंदर होता है वो डार्क रेड कलर का होता है, जिसकी वजह से ये ब्लूइश इन कलर जो है वो आपको फील होती हैं। अच्छा, यहाँ पे भी एक इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, उसको भी हम एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। Aorta make right and left coronary artery which supply oxygenated blood to the heart muscle. From heart muscles, deoxygenated blood return to right atrium through coronary veins. यहाँ पे एक आर्टरी और एक वेन का नाम है बेटे। वो आर्टरीज, आप आर्टरीज नाम ना लो, वो ब्लड वेजल जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है ना, उनको हम लोग करोनरी, उनके लिए जैसे हमने लिवर के लिए हेपेटिक वर्ड यूज़ किया, किडनी के लिए हमने रीनल का वर्ड यूज़ किया, लेग्स के लिए फीमोरल का वर्ड यूज़ किया, ठीक है। इसी तरह वो ब्लड वेजल जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती हैं उसके लिए हम क्या टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं, करोनरी। क्या, करोनरी। तो वो ओटा, सबसे पहले ओटा में ब्लड आता है ना, ओटा फिर आगे फर्दर जो है वो दो आर्टरीज में डिवाइड होता है, एक लेफ़्ट और एक राइट। यानी कि हमारे पास लेफ़्ट करोनरी आर्टरी बनेगी और राइट करोनरी आर्टरी बनेगी। और करोनरी आर्टरीज वो आर्टरीज होती हैं जो कि हार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती हैं। क्या करती हैं, हार्ट को, पूरे हार्ट को भी ब्लड सप्लाई हो रहा है। तो वो ब्लड जो है किसके ज़रिए सप्लाई हो रहा है, वो हो रहा है थ्रू करोनरी आर्टरीज। इसी तरह वो वेन्स जो कि हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं और वापस लेके जाती हैं राइट आर्टरियम में, उन वेन्स को हम लोग क्या कहते हैं, करोनरी वेन्स कहते हैं। कॉमन सा है फिनोमेना बेटे। वो वेन्स जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं हार्ट से, उनको हम लोग क्या कहते हैं, करोनरी वेन्स कहते हैं। और वो आर्टरीज जो ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती हैं, डैट आर नोन एज करोनरी आर्टरीज। क्लियर।
आपकी बुक में यहाँ पे एक डायग्राम बनी हुई है, अगर इस डायग्राम पे गौर करो, ठीक है, ये आपको पूरा आपका आर्ट्रियल और वीनस सिस्टम जो है वो कंबाइन यहाँ पे दिखाया हुआ है। अच्छा, ये एक आपको यहाँ पे सिस्टम में ब्लू कलर नज़र आ रहा है, एक रेड कलर नज़र आ रहा है। जो रेड कलर है वो क्या है, वो शो कर रहा है आर्टरीज को, और जो ब्लू कलर है वो किसको शो कर रहा है, वो कर रहा है शो वीनस सिस्टम को, यानी कि वेन्स को। ये देखो, ये 2 लंग्स बने हुए हैं और ये यहाँ पे क्या बना हुआ है, हार्ट बना हुआ है, ठीक है। अब ये हार्ट से सबसे बड़ी जो वेन निकलती है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें आएगा, डैट इज़ नोन एज ओटा। अच्छा, ये जो सबसे बड़ी वेन है जो हार्ट के अंदर जा रही है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सुपीरियर वेना केवा कहते हैं। वो वेन जो कि ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है हार्ट से, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोरोनरी वेन। और वो आर्टरी जो ब्लड को हार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है, डैट इज़ नोन एज कोरोनरी आर्टरी, ठीक है। इसी तरह बॉडी के लोअर पार्ट से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करके लेके जाएगी हार्ट की तरफ, डैट वेन, ये जो सबसे मोटी सी वेन नज़र आ रही है ब्लू कलर की, दिस इज़ नोन एज इंफीरियर वेना केवा। ये कौन सी थी, सुपीरियर। ये दोनों वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं कहाँ, बेटे, हार्ट में। याद था ना, हमने पढ़ा था डिटेल से। उसके बाद यहाँ पे आपको देखो एक आर्टरी दिखाई हुई है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है लंग्स में, डैट इज़ नोन एज पल्मोनरी आर्टरी। और यहाँ से एक वेन है जो रेड कलर में आपको नज़र आ रही है, क्योंकि वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है दोबारा वापस कहाँ, हार्ट में। फिर आता है डोर्सल ओटा। अच्छा, यहाँ पे हार्ट से जो बाहर आर्टरी निकलती है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ओटा कहते हैं। ओटा जब हमारे थॉरिक्स रीजन में पहुँचता है ना, ये ओटा था। ये ओटा जब थॉरिक्स रीजन, दिस इज़ नोन एज थॉरिक रीजन, जब थॉरिक्स रीजन में ओटा पहुंचता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डोर्सल ओटा कहते हैं। ये क्या चीज़ है, दीज टू आर किडनीज। वो आर्टरी जो किडनी को ब्लड सप्लाई करती है, डैट इज़ नोन एज रीनल आर्टरी। और वो वेन जो यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी, वो कौन सी है, रीनल वेन है, ठीक है। नीचे आए, अब ये हमारी दोनों लेग्स हैं, वो वेन्स जो लेग्स से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, फीमोरल वेन कह रहे हैं। और जो आर्टरी हमारी लेग्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है, डैट इज़ नोन एज फीमोरल आर्टरीज। तो ये कुछ मेजर आर्टरीज और वेन्स हैं जो ह्यूमन बींग्स में आपको दिखाई गई हैं। इन तमाम आर्टरीज के नेम्स और इन ये किस कहाँ कहाँ ब्लड सप्लाई करती हैं, कहाँ कहाँ से ब्लड लेती हैं, ये आपको याद होने चाहिए, ठीक है। इसके साथ ही हमारा आर्ट्रियल और वीनस सिस्टम जो है वो कंप्लीट होता है। अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं बेटे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स, ठीक है। इससे पहले हमने रिस्पायरेटरी सिस्टम पढ़ा, हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा, और इन दोनों सिस्टम से रिलेटेड जो डिफरेंट टाइप के डिसऑर्डर्स थे वो मैंने आपको डिटेल से पढ़ाए। बिल्कुल इसी तरह जो सर्कुलेटरी सिस्टम है बेटे, इसके साथ भी कुछ डिसऑर्डर जो हैं वो रिलेट करते हैं। इसमें भी कुछ डिजीज़ जो हैं इस सिस्टम से भी बिलोंग करती हैं, वो सारी अब हम 1 बाय 1 डिटेल से पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं आपको साथ साथ इसको एक्सप्लेन करूँगी। बुक का पेज नंबर है हमारा 33, टॉपिक हमारा है 3.5 कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स। The disease that involve the heart or blood vessels are collectively called cardiovascular disorder or cardiovascular diseases, CVDs। वो बीमारियां जो कि हार्ट, जिनके अंदर हार्ट इन्वॉल्व होता है या ब्लड वेसल से रिलेटेड जो डिजीज़ होती हैं, उनको कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर कहते हैं या कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, CVDs। ये एब्रीवेशन है। ये आपकी जो है डेफिनेशन आती है कि व्हाट इज़ यू मेंट बाय कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर या कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़। अब हम अपने चैप्टर में 3 या 4 आई थिंक डिसऑर्डर्स आपको दिए गए हैं, वो मैं आपको 1 बाय 1 इंशाल्लाह डिटेल से पढ़ाऊंगी। लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट डिसऑर्डर, दैट इज़ नोन एज coronary heart disease, CHD, C for coronary, H for heart and D for disease. It is the narrowing or blockage of the coronary artery which supply blood to the heart muscle. This condition is primarily caused by atherosclerosis, ठीक है, atherosclerosis, that is accumulation of fatty deposit plaques inside arteries, ठीक है। Causes: high level of low density lipoprotein, for example cholesterol in blood, high blood pressure, smoking, diabetes and sedentary lifestyle. Symptoms: asymptomatic in early stages, may lead to chest pain and discomfort as the condition progress.
रिस्क फैक्टर, फैमिली हिस्ट्री, obesity, high blood pressure, high cholesterol level, and lifestyle factor. Prevention, healthy diet, regular exercise, smoking cessation, and management of blood pressure and cholesterol level. Complications, it left untreated, CHD can lead to more severe conditions including myocardial infarction and heart failure. हमने क्या पढ़ा है बेटे, हमने अभी टॉपिक जो रीड किया डैट इज़ नोन एज कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स, वो तमाम बीमारियां जिनका ताल्लुक दिल से यानी कि हार्ट से होगा या ब्लड वेसल से होगा, उनको हम लोग कंबाइनली क्या कहते हैं, कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स कहते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर मैंने जिसकी अभी रीडिंग की डैट इज़ नोन एज कोरोनरी हार्ट डिजीज़, CHD, ठीक है। करोनरी हार्ट डिजीज़ क्या होती है, वो डिज़ीज़ बेटे जिसमें करोनरी आर्टरी जो है या तो वो उनका ब्लॉकेज हो जाए या वो आर्टरीज बंद हो जाएं या वो आर्टरीज बहुत ज़्यादा नैरो हो जाएं, तंग हो जाएं, ठीक है, क्या हो जाएं, तंग हो जाएं या बिल्कुल जो है उनका ब्लॉकेज हो जाए। किसका, करोनरी आर्टरीज का। करोनरी आर्टरीज कौन सी थी, अभी मैंने बताया वो आर्टरीज जो ब्लड को वो आर्टरी जो हार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती हैं, उनको हम लोग क्या कहते थे, करोनरी आर्टरीज कहते थे। तो यहाँ पे क्या होता है कि करोनरी आर्टरीज जो हैं उनका या तो ब्लॉकेज हो जाता है, कंप्लीटली आर्टरीज बंद हो जाती हैं, या वो आर्टरीज जो हैं वो नैरो हो जाती हैं, तंग हो जाती हैं, अंदर से उनका डायमीटर जो है वो कम हो जाता है। जब उनका डायमीटर नैरो हो जाएगा या जब वो बिल्कुल कंप्लीटली ब्लॉक हो जाएंगे तो इसका मतलब है कि ब्लड को, जो हार्ट को ब्लड सप्लाई हो रहा था बेटे, अब वो वैसे नहीं होगा, या तो बिल्कुल ब्लड की सप्लाई बंद हो जाएगी या बहुत कम अमाउंट में रुक रुक के ब्लड जो है वो हार्ट को मतलब पहुंचता है। ये जो कंडीशन होती है जिसको हम करोनरी हार्ट डिजीज़ कहते हैं बेटे, ये एक और डिसऑर्डर है डैट इज़ नोन एज एथरोस्क्लेरोसिस जो है उसकी वजह से होता है। अब ये एथरोस्क्लेरोसिस क्या है, मैं आपको पहले इसको एक्सप्लेन करती हूँ। जो वर्ड लिखा हुआ है ना, एथरोस्क्लेरोसिस, एथरोस्क्लेरोसिस बेटे हम कहते हैं अकामुलेशन ऑफ वेरियस सब्सटेंस विद इन द वॉल ऑफ आर्टरीज। जो आर्टरीज की वॉल्स हैं उनके अंदर डिफरेंट टाइप के जो सब्सटेंस हैं वो अकामुलेट होना शुरू हो जाते हैं, जमा होना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि फैटी एसिड जमा हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल जमा हो सकता है, एबनॉर्मल स्मूथ मसल्स जो हैं वो वहाँ पे जमा होना शुरू हो जाते हैं, फाइब्रिन यानी कि ब्लड क्लॉट प्रोटीन की वहाँ पे अकामुलेशन हो सकती है, और डिफरेंट टाइप के जो सेलुलर डिब्रेस हैं वो भी वहाँ पे अकामुलेशन उनकी हो सकती है। यानी कि एथरोस्क्लेरोसिस एक ऐसी कंडीशन को कहते हैं जिसमें आर्टरीज के अंदर बेटे डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंसेस जो हैं वो जमा होना शुरू हो जाते हैं। ज़्यादा कॉमनली फैटी एसिड यहाँ पे हैं, फैटी सब्सटेंस या फैटी मटेरियल और कोलेस्ट्रॉल जो हैं वो ज़्यादा हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे सब्सटेंस हो सकते हैं जो मैंने आपको भी बताए। अब आते हैं हम इसके काजेस की तरफ कि इसके रीजंस क्या हैं, इसके काज क्या हैं, ये बीमारी क्यों होती है, ठीक है। जब आपकी बॉडी में बेटे हाई लेवल लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, यानी कि आप यूँ कह सकते हो कि इसका जो मेन काज है वो क्या है कि फैटी एसिड बहुत ज़्यादा अगर आप अपनी फूड में ले रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल रिच फूड अगर आप ले रहे हो, ठीक है, यानी कि कोलेस्ट्रॉल जो है जब आपके ब्लड में उसका लेवल बहुत ज़्यादा हो जाए, ठीक है, क्या मैंने कहा, कोलेस्ट्रॉल का लेवल ब्लड में जब बहुत ज़्यादा हो जाए, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाए, कोई पर्सन स्मोकिंग करता है या उसको डायबिटीज़ है या उसका लाइफस्टाइल ऐसा है कि बेटे वो बिल्कुल भी हेल्दी डाइट नहीं ले रहा, एक्सरसाइज नहीं कर रहा, वॉक नहीं कर रहा, तो ये तमाम के तमाम CHD के मेन कॉजेज़ हैं। फिर हम आते हैं इसके सिम्टम्स की तरफ। ये शुरू में जब इसका अर्ली स्टेज होता है, जब ये डिज़ीज़ अभी जस्ट स्टार्ट हो रही होती है, तो बेटे दिस इज़ एसिम्टोमेटिक। ए का मतलब होता है विदाउट, एसिम्टोमेटिक है यानी कि इसका कोई भी सिम्टम नहीं नज़र आता। यानी कि जब डिज़ीज़ बिल्कुल स्टार्ट होती है तो पेशेंट को पता ही नहीं चलता कि उसको जो है वो CHD हो चुकी है। लेकिन जैसे जैसे ये बीमारी वर्स होती जाती है, आगे बढ़ती जाती है, इसमें कॉम्प्लिकेशंस आना शुरू हो जाते हैं। आपको क्या होना शुरू होगा, आपको चेस्ट में पेन शुरू होगी, ठीक है, शुरू में आपको एक डिसकम्फर्टेबल जो है, आपको एक डिसकम्फर्ट जो है वो महसूस होना शुरू होता है। लेकिन ये सब कुछ तब महसूस होता है जब ये बीमारी जो है वर्स हो चुकी होती है, क्योंकि शुरू में तो ये एसिम्प्टोमेटिक थी, इसके शुरू में कोई सिम्टम्स थे ही नहीं। फिर आगे आते हैं आपके रिस्क फैक्टर के, इसके रिस्क फैक्टर क्या हैं, ठीक है। ये
कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिनकी वजह से हमें लगेगा कि ये डिसऑर्डर जो है ये ज़्यादा हो सकता है? या तो आपकी फैमिली हिस्ट्री हो, यानी कि आपके पेरेंट्स में से किसी एक को ये डिज़ीज़ हो, उनके पेरेंट्स में से किसी को ये डिज़ीज़ हो, यानी कि अगर आपकी फैमिली में किसी को ये डिज़ीज़ है तो चांसेस हैं कि आपको ये डिज़ीज़ हो सकती है। दूसरा क्या है, ओबेसिटी, यानी कि अगर आप ओवरवेट हो, आपका वेट जो है वो बहुत ज़्यादा है। दूसरी चीज़ क्या है, अगर आप हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बहुत हाई है और आपके लाइफस्टाइल भी ऐसा, जैसे मैंने पहले बता दिया, वॉक बिल्कुल नहीं कर रहे, एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं खा रहे, जंक फूड खा रहे हो, हमेशा फास्ट फूड खा रहे हो, तो भी आपके जो रिस्क फैक्टर हैं वो बढ़ जाते हैं। फिर आता है बेटे आपका प्रिवेंशन के कौन से ऐसे मेथड हैं जिनको अगर हम लोग यूज़ करें तो हम इस डिज़ीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं। वो क्या है, सबसे पहली चीज़ जो आपने लेनी है डैट इज़ हेल्दी डाइट। आपकी जो डाइट है, आपकी जो फूड है वो बहुत ज़्यादा हेल्दी होनी चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, वॉक करनी है, और सबसे बड़ी चीज़ क्या चीज़ है, स्मोकिंग है। अगर आप स्मोकिंग करते हो तो उसको आप क्विट कर दो, बिल्कुल ख़त्म कर दो। अपने ब्लड प्रेशर को मैनेज करो। ब्लड प्रेशर को मैनेज करने का सबसे बड़ा ज़रिया मेडिसिन तो होती ही हैं, इसके अलावा अगर अपना लाइफस्टाइल चेंज करते हैं, आप हेल्दी फूड लेते हैं, जंक फूड को बिल्कुल आप लोग अल्लाह हाफ़िज़ कह देते हैं, और वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, तो भी आपका ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल रहता है। ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा तो आप इस तरह के जो हार्ट डिसऑर्डर्स हैं इनसे महफूज रहोगे। इसके अलावा आपने एक चेक एंड बैलेंस रखना है अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल के ऊपर। डॉक्टर के पास जाना है और डॉक्टर गाहे बगाहे जो है वो आपके बेटे टेस्ट करता रहता है, जिससे पता चलता रहता है कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो किस रेंज में है। उसके बाद आती हैं इन द एंड हमारे पास इसकी कॉम्प्लिकेशंस के, अगर ये डिसऑर्डर आपको हो जाता है तो उसके रिज़ल्ट में आपको होता क्या है। अगर आप इस बारे में बेटे कोई तवज्जो नहीं दोगे, आपको चेस्ट पेन हो रही है लेकिन आप उसको इग्नोर करते जा रहे हो, तो ये जो डिज़ीज़ है CHD बेटे ये बहुत ज़्यादा स्वेयर कंडीशन हो जाती है, इतनी स्वेयर हो जाती है कि ये एक नई चीज़ में कन्वर्ट हो जाती है, डेट इज़ नोन एज मायोकार्डियल इन्फेक्शन कहते हैं इसको, ठीक है। मायोकार्डियल इन्फेक्शन वो होता है जब करोनरी आर्टरी जो हैं उनका जो ऑक्सीजन का जो सप्लाई है ना, वो यानी कि ब्लड सप्लाई कर रही है ना उसको, करोनरी आर्टरी हार्ट को, इसका मतलब है ऑक्सीजन सप्लाई करती हैं, तो करोनरी आर्टरीज बिल्कुल ब्लॉक हो जाएंगी, आपके हार्ट को ब्लड पहुंचेगा ही नहीं, ऑक्सीजन पहुंचेगा ही नहीं, और इन द एंड आपके पास क्या हो जाएगा कि आपका हार्ट जो है बेटे उसका फेलियर हो जाएगा, हार्ट अपनी वर्किंग रोक देगा, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ज़्यादा जो है एक मुश्किल किस्म का जो है वो डिसऑर्डर है। तो यहाँ पे आपको इसके रिस्क फैक्टर भी बता दिए, आपको इसकी प्रिवेंशन भी बता दिए, और आपको इसके कॉम्प्लिकेशंस भी बता दिए, ठीक है। अगर आप लोग पीछे आओ यहाँ पे अपनी बुक में, तो यहाँ पे कुछ और भी इंफॉर्मेशन दी हुई हैं। एक यहाँ पे लिखा हुआ है आर्ट्रियोसेक्लोरोसिस, और एक अभी हमने पढ़ा था आर्थेरोसेक्लोरोसिस, ठीक है। आर्टीरियो ये आर्टरी से रिलेटेड है, ठीक है, और ये क्या है, आर्थीरो। आगे दोनों के सेक्लोरोसिस ये है, मैं स्टॉप कर करके पढ़ी हूँ ताकि आपको लिखना भी आ जाए, ये इनके स्पेलिंग भी आ जाए, दोनों में सेक्लोरोसिस ही आता है। पहले हम बात करते हैं आर्ट्रियोसेक्लोरोसिस की। इज़ द जर्नल हार्डनिंग एंड थिकनिंग ऑफ आर्ट्रियल वॉल। जब आपकी आर्ट्रियल्स वॉल यानी कि आर्टरीज की जो वॉल्स हैं, हमने पढ़ी थी ना, आर्टरीज की वॉल्स को हम 3 मेन कैटेगरीज में डिवाइड करते थे, आउटर वॉल, मिडल वॉल और इनर वॉल। आर्टरीज की वॉल जो हैं वो हार्ड हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा थिक हो जाती हैं। यानी कि एक ऐसा डिसऑर्डर है, एक ऐसी डिज़ीज़ है जिसमें आर्टियल वॉल जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती हैं, उनकी इलास्टिसिटी बेटे ख़त्म हो जाती है ड्यू टू कैल्शियम डिपॉजिट, क्योंकि वॉल्स के अंदर जो है वो कैल्शियम जमना शुरू हो जाता है, कैल्शियम जमा होना शुरू हो जाता है। जब कैल्शियम आर्टरीज की वॉल में डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, आर्टीरियोसेक्लोरोसिस कहते हैं। और इसकी वजह से जो आर्टरीज की वॉल है वो क्या हो जाती हैं, थिक हो जाती हैं। जब आर्टरीज रिजिड हो जाती हैं, थिक हो जाती हैं, तो वो ब्लड फ्लो को बेटे रिस्ट्रिक्ट कर देती हैं और आर्टरीज जो हैं वो प्रॉपर जो है वो हार्ट को ब्लड पंप नहीं करती, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, आर्थीरोसेक्लोरोसिस, ठीक है। आर्थीरोसेक्लोरोसिस ये भी एक टाइप ही है बिल्कुल आर्टीरोसेक्लोरोसिस की तरह, लेकिन यहाँ पे क्या है कि डिफरेंट टाइप के और सब्सटेंसेस जो हैं, हमने अभी मैंने आपको डिफरेंस बता दिया कि यहाँ पे जो अकामुलेशन होगी ना बेटे वो किसकी होती है, कैल्शियम की होती है, और उसकी वजह से जो आर्टरीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती हैं। जबकि इस केस में बेटे जो आर्टरीज़ हैं उनके अंदर फैटी एसिड है,
मैंने कोलेस्ट्रॉल आपको बताया था, फाइब्रिन बताया था, ठीक है। इन मटेरियल्स की जो है वो कम्युलेशन आर्टरीज के अंदर शुरू हो जाती है और जिसकी वजह से उसका डायमीटर बहुत ज़्यादा कम रह जाता है या आर्टरीज जो हैं वो बिल्कुल ब्लॉक हो जाती हैं। क्लियर। अब इन दोनों का आपको पता होना चाहिए ये दोनों क्या है। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अबाउट 32% ऑफ ऑल ग्लोबल डेथ्स इन पाकिस्तान। CVDs contribute to nearly 29% of all fatalities. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अगर सेंसस के मुताबिक, उनके डाटा के मुताबिक देखेंगे तो कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर जो हैं वो 32% जो ग्लोबली डेथ्स होती है ना, उसका जो रीज़न है ना वो क्या है, कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर है। यानी कि कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर की वजह से पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड 32% लोगों की जो है वो डेथ होती है। इसी तरह पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में नियरली 29% जो है वो जो अमवात होती हैं वो किसकी वजह से होती हैं, ड्यू टू कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स। ठीक है, तो बेटे आज हमने पहला डिसऑर्डर जो है क्रोनरी हार्ट डिजीज़ CHD कंप्लीट किया। ठीक है, मैंने आपको इसके काजेज़ बताए, सिम्टम्स पढ़ाए, प्रिवेंशन पढ़ी हमने इसकी। ये सारी की सारी आपने अच्छी तरह से लर्न करनी है। यहाँ पे जो 2 टर्मिनोलॉजीज़ दी हुई हैं मैंने आपको ये भी बता दी कि ये किसकी वजह से होती हैं, क्या चीज़ यहाँ पे डिपॉजिट होगी। तो इन दोनों को भी आपने अच्छी तरह से स्टडी करना है। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम नेक्स्ट डिसऑर्डर जो है उसको स्टडी करेंगे। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और मुझे यहीं पे इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़। 10th क्लास, टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।